संसद में ऐसे मौके बहुत कम आते हैं जब किसी मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष एक साथ नजर आते हैं। लेकिन जब बात सामाजिक न्याय और संघीय ढांचे को बनाए रखने की हो तो ये जरूरी भी हो जाता है। यही वजह रही कि 127वें संविधान संशोधन विधेयक के विरोध में एक भी वोट नहीं पड़ा। नमस्कार, मैं दीक्षा कोहली। संसद टीवी के खास कार्यक्रम संसद संवाद में आज बात करेंगे ओबीसी यानी कि अन्य पिछड़े वर्गों की सूची को लेकर राज्यों की शक्ति को बहाल करने से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक पर मॉनसून सत्र के दौरान संसद में हुई चर्चा की। On May 5, 2021, while scrapping a separate quota for the Maratha community in Maharashtra, the Supreme Court had ruled that after the 102nd Constitutional Amendment 2018, only the central government could notify socially and educationally backward classes and not the states. तो ये मौका सुप्रीम कोर्ट को किसने दिया? पार्लियामेंट की इंटेंशन, मिनिस्ट्री की इंटेंशन और इस पूरे लेजिस्लेशन को बनाते हुए हम सब की इंटेंशन जब निकल के आई तो हमारी इंटेंशन यही थी कि राज्य की सूची और केंद्र की सूची अलग अलग होगी। और ये जो इंटेंशन है इसको सपोर्ट भी 2 जजों ने किया है। और सर्वोच्च न्यायालय में भी आज अगर निर्णयों में मत भिन्नता आई है और अगर मेजोरिटी निर्णय और निर्णय की मत भिन्नता में भी सही परिप्रेक्ष्य क्या होगा, ये करने के लिए हम यहाँ पर आए और सभी दल एक साथ मिलकर भारत के संविधान की प्रस्तावना के अनुसार उसका समर्थन कर रहे हैं। बहस हुई तो जाति आधारित जनगणना, निजी क्षेत्र में आरक्षण दिए जाने और 50% आरक्षण की सीमा हटाने की मांग भी उठी। चर्चा के दौरान काका कालेलकर कमीशन, मंडल कमीशन से लेकर इंदिरा साहनी मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का बार बार जिक्र आया। विपक्षी दलों के सांसद बिल का समर्थन तो कर रहे थे, लेकिन उनका आरोप था कि 102वें संविधान संशोधन की गलती सुधारने के लिए ये विधेयक लाया गया है। सत्ता पक्ष ने कहा कि सरकार की मंशा ओबीसी की राज्य सूची और केंद्र सूची के बारे में हमेशा से साफ थी और प्रवर समिति से लेकर सदन की चर्चा तक में कोई अस्पष्टता नहीं थी। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कहा कि ये बिल राज्यों को ओबीसी की राज्य सूची पर निर्णय लेने के लिए सशक्त बनाएगा। केंद्र और राज्य ओबीसी की अलग अलग सूचियां तैयार करती रही है। केंद्रीय सूची में उप जातियों के साथ 2515 जातियां हैं, जबकि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की ओबीसी सूची में कई ऐसी जातियां हैं जो केंद्रीय सूची में नहीं हैं। राज्यों की इसी ओबीसी सूची को बनाए रखने के लिए 127वां संविधान संशोधन विधेयक लाना पड़ा, ताकि राज्यों की सूची में शामिल लगभग 671 ओबीसी समुदायों को शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में आरक्षण का फायदा मिलता रहे। पहले लोकसभा और फिर राज्यसभा में चर्चा का प्रस्ताव करते हुए केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने संविधान संशोधन विधेयक लाए जाने के मकसद और वजहों को विस्तार से सदन के सामने रखा। यह संशोधन ओबीसी की अपनी राज्य सूची को बनाए रखने के लिए राज्य सरकारों को शक्ति बहाल करने के लिए संशोधन आवश्यक है, जिसे संविधान 102वां संशोधन अधिनियम की व्याख्या करते समय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा हटा दिया गया था। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने इसी साल 5 मई को मराठा समुदाय को महाराष्ट्र में सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण दिए जाने को असंवैधानिक करार दिया था। साथ ही ये भी कहा कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने वाले 102वें संविधान संशोधन अधिनियम 2018 ने ओबीसी की पहचान करने के लिए राज्यों की शक्ति को निरस्त कर दिया है। जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संविधान पीठ ने कहा कि राज्य सिर्फ ऐसी जातियों की पहचान कर केंद्र से सिफारिश कर सकते हैं। हालांकि केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट की इस व्याख्या से सहमत नहीं थी, इसलिए उसने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दाखिल की। ओबीसी समुदाय की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता बिल्कुल स्पष्ट है। संविधान 102 संशोधन अधिनियम पारित करते समय सरकार ने सदन के पटल पर स्पष्ट किया था कि यह संशोधन राज्य सूचियों को बनाए रखने की राज्य की शक्तियों को समाप्त नहीं करेगा। यह संशोधन सुनिश्चित करेगा कि विधायी मंशा की व्याख्या में कोई अस्पष्टता नहीं है। लेकिन कोर्ट ने केंद्र की दलील नहीं मानी और पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया।
इसके बाद केंद्र सरकार ने संसद के जरिए राज्यों के अधिकार को बहाल करने का रास्ता चुना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 4 अगस्त को कैबिनेट की बैठक में इससे जुड़े संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी गई। सरकार ने कहा कि ये देश के संघीय ढांचे को बनाए रखने के लिए जरूरी है। चाहे वो मराठा का मामला रहा हो, चाहे गुजरात में और भी विषय का रहा हो, चाहे राजस्थान का विषय रहा हो, सब जगह से मांग आ रही। और ये सुप्रीम कोर्ट के कारण ये अधिकार जो राज्यों के पास था, सुप्रीम कोर्ट के कारण वो मामला रुक गया। हमारे प्रधानमंत्री जी ने संवेदनशीलता दिखाई और उन्होंने कहा कि नहीं, ये अधिकार राज्यों का है, संघीय ढांचे को मजबूत करना चाहिए। लोकसभा में 9 अगस्त को 127वां संविधान संशोधन विधेयक पेश किया गया, जिसके बाद लोकसभा ने 10 अगस्त और राज्यसभा ने 11 अगस्त को लंबी चर्चा के बाद इसे पारित कर दिया। सत्ता पक्ष ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति को भी उसके अधिकार दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी सरकार ने ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा दिलाया, तो मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए नीट परीक्षा में ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को आरक्षण देने का काम भी किया। क्रीमी लेयर को 6 लाख से 8 लाख करने का काम भी ये हमारी सरकार ने 2014 में आकर के किया। केंद्रीय विद्यालयों में, मिलिट्री स्कूल में और जवाहर नवोदय विद्यालय में 27% आरक्षण देने का काम ये हमारी सरकार ने किया। असिस्टेंट प्रोफेसर में सेंटर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रिजर्वेशन इन टीचर कैडर ये ला करके उनको भी न्याय देने का काम ये हमारी सरकार ने ओबीसी के लिए किया है। तमाम सरकारों के कार्यकाल का तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो मोदी सरकार ने निरंतर पिछड़ा वर्ग के हित में किए गए अपने निर्णयों से पिछड़ा वर्ग के कल्याण के प्रति अपने संकल्पबद्धता को बार बार साबित किया है। इसी सदन के अंदर वर्षों तक ये मांग उठती रही कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया जाए, लेकिन ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि यूपीए की सरकार के दौरान ये मांग उठती रही, लेकिन ये सरकार बहरों की तरह व्यवहार करती रही और जो साहस यूपीए की सरकार नहीं कर पाई वो मोदी जी की सरकार ने करके दिखाया। सत्ता पक्ष के सांसदों ने जातीय जनगणना का जिक्र करते हुए कांग्रेस सरकारों की नीति और नीयत पर सवाल उठाए, तो सरकार में शामिल जेडीयू जैसे सहयोगी दलों ने कहा कि पिछड़ी जातियों को अपनी संख्या जानने का अधिकार है। जानवरों तक की गिनती हुई कि किस राज्य में, किस जिले में कितने जानवर हैं, किसकी बहुतायत संख्या है, लेकिन बैकवर्डों की गिनती कहीं पर नहीं की गई। ये आपके राज्य में हुआ, जो आपने कहा, आपने सबको हिस्सा देने की बात की, सबके अधिकारों की बात की। मान्यवर 2011 में सरकार आपकी थी, जनगणना आपने करवाया था, उस वक्त उसे प्रकाशित क्यों नहीं किया गया? कौन सा हक और अधिकार आप दिलाने की बात कर रहे हैं? ओबीसी को आप पूर्णतः न्याय नहीं दे पाए जब तक 1931 में जातीय जनगणना हुआ और 1931 के बाद आज तक जातीय जनगणना नहीं हुई। आप जनगणना कराने जा रहे हैं, हम आपसे मांग करते हैं कि 1931 के बाद 2022 में जातीय जनगणना करा दें। राज्यसभा में सत्ता पक्ष के सांसदों ने जानना चाहा कि काका कालेलकर आयोग और मंडल कमीशन की सिफारिशें कांग्रेस कार्यकाल में लागू क्यों नहीं की गई। सत्ता पक्ष का कहना था कि इस देश में पिछड़ों को अधिकार उन सरकारों के कार्यकाल में मिला जिनमें बीजेपी शामिल थी। आपने कालेलकर कमीशन को लागू नहीं किया, कोई नया कमीशन आपने बनाया नहीं, और जब बीपी मंडल कमीशन बना उसने अपनी रिपोर्ट 31 दिसंबर 1980 को रिपोर्ट सबमिट कर दी। और सचिन महोदय, किसकी सरकार थी? अगर इस देश में पिछड़ों को अगर अधिकार मिला है तो जिन जिन सरकारों में जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी शामिल थी उन्हीं सरकारों के द्वारा और पिछड़ों को यह अधिकार मिला है। कांग्रेस ने अनेक ऐतिहासिक भूलें की हैं और इसी प्रकार की भूल इन्होंने क्या नाम पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ अन्याय करके इन्होंने हमेशा किया है। दोनों सदनों में ज्यादातर विपक्षी सांसदों ने जातिगत जनगणना कराने और आरक्षण की 50% की सीमा हटाने की मांग रखी। ये हमारे समाज की सच्चाई है कि जाति की सीमा के अंदर ही हम रह करके काम करते हैं, उस सीमा से बाहर नहीं निकल सकते। इसलिए जो सबसे बड़ी मांग हमारी है
एक तो आरक्षण की कैप बढ़ाई जाए, 50% से ऊपर किया जाए, वो सरकार स्वीकार करेगी कि नहीं करेगी, और दूसरा ओबीसी के कास्ट सेंसस के जो आंकड़े वो जारी किए हैं। सर, the long pending demand of backward classes to take up special caste based on census must be seriously considered and implemented. Our party feels that this is an appropriate time for the government to consider this demand of including the special caste based census. राज्यसभा में भी विपक्षी सदस्यों ने इसी तरह की मांग उठाई कि आप जाति संख्या कास्ट सेंसस से क्यों दूर भाग रहे हैं? कास्ट सेंसस से आप क्यों दूर भाग रहे हैं? कतरा क्यों रहे हैं? क्या आप उसको नहीं करना चाहते हैं? ये भी कह दीजिए। नहीं तो हम मानते हैं, हमने किया एक सेंसस, याद रहे 2011 में हमारी सरकार ने किया, उसमें त्रुटियां थी, मैं खुद कह रहा हूं, मानता हूं, लेकिन प्रयत्न किया। So why no caste-based census? Why no caste-based census? It's an obvious question. It's a rhetorical question. दोनों सदनों में चर्चा के दौरान ये भी कहा गया कि जातिगत जनगणना में शिक्षा, मकान और अन्य सभी तरह की जानकारियां जुटाई जानी चाहिए ताकि उसके मुताबिक नीतियां बनाई जा सके। Only by virtue of caste census you can have a proper data for the OBC, and OBC community could be developed in proper way with certain data. That certain data have not yet been worked out by the government of India, and this should be taken note, and they should come forward to make it happen, madam. I think let us increase the envelope. Let us increase the ceiling. Let us have the caste census. Then we will be actually interested, will be successful in making the benefits reach the people to whom it is intended. भारत में 1931 में जातिगत आधार पर जनगणना हुई थी, जिसको आधार बनाकर ही मंडल आयोग ने ओबीसी को 27% आरक्षण की सिफारिश की थी। 1941 में द्वितीय विश्व युद्ध के चलते आंकड़ों को संकलित नहीं किया जा सका, जबकि आजादी के बाद 1951 से लेकर 2011 तक जनगणना में सिर्फ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आंकड़े ही प्रकाशित किए जाते रहे। 2011 में सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना कराई गई, लेकिन इसकी रिपोर्ट जारी नहीं की गई। जातीय जनगणना के अलावा विपक्षी दलों की एक और बड़ी मांग आरक्षण की 50% की सीमा हटाने की थी। 50% का जो दिक्कत है वो आप सबको पता है, इंदिरा नाथ साहनी जजमेंट वाली, तो आप उसमें भी अगर जल्द से जल्द कुछ निर्णय ले लिया और हमारे साथ, हमारे राज्य के साथ अगर खड़े रहे तो ये मामला जल्द से जल्द खत्म होगा। ये मेरी रिक्वेस्ट माननीय प्रधानमंत्री जी से रही। I don't know how the reservation will be done and the cap will be fixed. If it is left to the state government, I have no objection. But let it be clarified by the government. कि सर कतार बढ़ेगी, लेकिन आपने क्या किया हुआ? टोपी पहनाई हुई है 50 की। इस टोपी को हटाना होगा सर। ये टोपी अधिकार के प्रस्फुटन के राह में बाधा है। ये टोपी सर्वांगीण प्रतिनिधित्व के राह में बाधा है। मंत्रालय, सचिवालय, विश्वविद्यालय से लेके कहीं भी देख लीजिए, प्रतिनिधित्व अभी भी अत्यंत ही आंशिक है। मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहता हूं सर, इनसे मांग करना चाहता हूं कि अगर वास्तव में आप दलितों और पिछड़ों के लिए कुछ करना चाहते हैं तो ये 50% की जो आपने सीमा है, इस सीमा को बढ़ाने का भी आप बिल लेके संसद के अंदर आइए, वरना ये दिखावा मात्र होगा। 50% का आरक्षण जो है उसकी मर्यादा बढ़नी चाहिए। सर, आज महाराष्ट्र में नहीं, देश भर के ओबीसी बीसी के लाखों युवा अपनी तरफ देख रहे हैं कि हम क्या करने जा रहे हैं। आज वही मराठा समाज महाराष्ट्र में अपने हक के लिए सड़क पर उतरा और न्याय मांग रहा है। उसे नहीं चाहिए, उसे अधिकार चाहिए। वैसे तो आरक्षण की 50% की सीमा किसी कानून से निर्धारित नहीं की गई है, लेकिन इंदिरा साहनी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 1992 को ये निर्णय दिया था कि कुल आरक्षित सीटों का कोटा 50 की सीमा से अधिक नहीं होना चाहिए। हालांकि ये भी कहा गया था कि असाधारण परिस्थितियों में आरक्षण की सीमा में वृद्धि की जा सकती है। चर्चा में हिस्सा लेते हुए केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस मामले पर सरकार का रुख स्पष्ट किया। इसीलिए जो कोटा और इंदिरा साहनी ने क्या कहा, इंदिरा साहनी वेंकट चेलिया के जो 9 सदस्य कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने
कभी मना नहीं किया। विशेष परिस्थिति में राज्य अपना अधिकार जाहिर कर सकते हैं, राज्यों ने किया। इसलिए यह भ्रम फैलाना, केंद्र की कोर्ट में बल फेंक देना कि 50% के ऊपर आप आपके कारण नहीं जा पा रहे या लिस्ट नहीं है इसीलिए हम कर नहीं पा रहे, दोनों तथ्य के आधार पे नहीं है सभापति महोदय। तमिलनाडु में सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में 69% आरक्षण का प्रावधान है। उच्च सदन में चर्चा के दौरान AIADMK ने इसे बरकरार रखने की मांग की। My request is, in Tamil Nadu, 69% reservation is given for the all communities, backward class and scheduled caste. But it has to be retained. I request the central government to take necessary action. कांग्रेस समेत कुछ विपक्षी दलों ने निजी क्षेत्र में आरक्षण लागू करने और बैकलॉग के खाली पदों को भरने का मुद्दा भी उठाया। प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन की आप तैयारी कीजिए। इस प्राइवेट सेक्टर को रिजर्वेशन के अंदर लाना जरूरी है, इसके लिए हम आपका साथ देंगे। जैसा आज ओबीसी बिल को सपोर्ट कर रहे हैं, यूनानिमसली कर रहे हैं, कोई विरोध नहीं कर रहा, वैसा ही उसको हम सपोर्ट करेंगे। दूसरा, बैकलॉग वैकेंसीज, कितने बैकलॉग वैकेंसीज हैं वो पूरे फिलअप कर दीजिए। In the appointment of posts in public sector, sir, that sector is dying, sir. So I ask the government, please think the matter of applying reservation in private sector also. Let the government, I challenge the government to declare here that reservation can be extended to private sector also. मैं आपसे, आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करता हूं कि SC/ST के प्रमोशन, OBC के प्रमोशन में रिजर्वेशन और प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन का बिल लेकर आए। हम आपका पुरजोर समर्थन करेंगे। Reservation should be extended to the private sector. What is happening there? Most of the employment is transferring to private sector. I urge upon the government to take it very seriously. विश्वविद्यालयों और अन्य संस्थानों में OBC कोटे के खाली पदों को लेकर भी सत्ता पक्ष और विपक्ष में तकरार देखने को मिली। ये UGC की सूचना के हिसाब से हिंदुस्तान की 40 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 1 अगस्त 2020 को प्रोफेसर्स की 313 पोस्ट में केवल 9 पोस्ट भरी हुई हैं। 304 एसोसिएट प्रोफेसर की 735 पोस्ट में से 38 पोस्ट भरी हैं, 697 खाली हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर की 2232 में से 1327 भरी हैं, 9 से 5 इसमें भी खाली हैं। अगर आप लोग कहते हैं कि हमने इतना किया है, कागज पर करते रहिए, जमीन पर न उतारें तो लाभ किसको हो रहा है? रामगोपाल जी कह रहे थे, लिस्ट गिना रहे थे, प्रोफेसर इतने भर्ती नहीं हुए। रामगोपाल जी, प्रोफेसर कहां से भर्ती होते? ये रोस्टर सिस्टम तो इधर से लागू किया था, जिनको आपने समर्थन दिया था, आपने इनकी सरकार चलवाई थी। उसके लिए अगर सेंट्रल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन ला करके उसको अगर न्याय देने का काम किया तो ये मोदी जी की सरकार ने किया। TRS ने तो OBC को विधायिका में आरक्षण देने और OBC के लिए अलग मंत्रालय बनाने की मांग कर डाली। What is your commitment on the backward class reservations in the parliament? You should go for the reservations in the political legislature also, legislature and parliament. क्या है? सब लोगों को मिनिस्ट्री रहता, माइनॉरिटी मिनिस्ट्री रहता, ST को मिनिस्ट्री रहता, वुमेन को मिनिस्ट्री रहता। बैकवर्ड क्लासेस को क्यों you are neglecting the backward classes? Kindly bring the ministry for the back OBC. This is our demand, sir. AIMIM ने कहा कि राज्यों की सूची में दर्ज OBC केंद्रीय सूची में भी नजर आनी चाहिए। ये कैसा बात है कि अगर रियासत तेलंगाना में जो मुसलमानों की बैकवर्ड कास्ट है उनको रिजर्वेशन मिलता है, मगर सेंट्रल लिस्ट में उसका जिक्र नहीं होता, तो एक ऐसा कानूनी मैकेनिज्म बनाने की जरूरत है कि अगर किसी स्टेट और रियासत में वो ये तय करती है कि ये हमारे स्टेट की OBC है, तो सेंट्रल लिस्ट में उसका रिफ्लेक्ट होना चाहिए। मिसाल के तौर पर बिहार में सुरजापुरी जात का जिक्र ही नहीं है सेंट्रल लिस्ट में। CPM सांसद इलामरम करीम ने केंद्र से EWS के तहत आरक्षण प्राप्त करने के मानदंडों की समीक्षा करने की मांग की। The reservation available for economically weaker section is not applicable to the state of Kerala
because of the criteria which you have fixed is not suited the state of Kerala. So I urge upon the Honorable Minister to review the norms for getting reservation under the economically weaker sections of the society. पार्टियों की प्रतिबद्धताएं, राय और मांगे चाहे अलग अलग हों, लेकिन खास बात ये थी कि संविधान 127वें संशोधन विधेयक के विरोध में कोई नहीं था। लोकसभा में करीब 8 घंटे हुई चर्चा में 43 और राज्यसभा में 5.5 घंटे से ज्यादा समय तक चली चर्चा में 33 सदस्यों ने हिस्सा लिया। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने 10 अगस्त को लोकसभा में और 11 अगस्त को राज्यसभा में चर्चा का जवाब दिया। संविधान संशोधन विधेयक 105 के संबंध में सदन में जिस तरह की इस संशोधन के पक्ष में सभी दलों के हमारे माननीय सांसदों के द्वारा जिस तरह से बात रखी गई, बिल का समर्थन किया गया और वास्तव में बहुत ही स्वागत योग्य है। जो राज्यों के अधिकार राज्य सूचियों के संबंध में खत्म हो गए थे, इस बिल के माध्यम से वो सूचियां बनाने का अधिकार पुनः राज्यों को मिलेगा और इससे प्रत्येक राज्य अपने राज्य में ओबीसी के जो सदस्यगण हैं, वो जातियां हैं, उनके संबंध में निर्णय ले सकेंगे। 102वां संविधान संशोधन जब संसद में पास किया गया था और उस समय भी कांग्रेस ने इसका समर्थन किया था, लेकिन कांग्रेस ने कोई भी संशोधन का प्रस्ताव उस समय नहीं किया था और इसलिए 102वें संशोधन का जब समर्थन किया था तो इसके संशोधन अधिनियम पर सवाल उठाने का नैतिक अधिकार मैं समझता हूं कि हमारे विपक्ष को नहीं है। सरकार इस भावना को अच्छी तरह समझती है कि 50% की आरक्षण की सीमा पर विचार होना चाहिए, विशेष रूप से इसलिए क्योंकि अब 50% की सीमा 30 साल पहले लगाई गई थी, लेकिन न्यायालय ने अभी तक बार बार यह स्टैंड लिया है कि 50% आरक्षण की सीमा रहना चाहिए और इसलिए इसके संवैधानिक एवं कानूनी पहलुओं का सावधानी पूर्वक अध्ययन करने की आवश्यकता है। मराठा आरक्षण राज्य सरकार का विषय है और आज के संशोधन के द्वारा भारत सरकार ने महाराष्ट्र सरकार को इस विषय पर निर्णय लेने के लिए पुनः सशक्त कर दिया है। हालांकि जातीय जनगणना के सवाल पर केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री ने सिर्फ इतना ही कहा कि सामाजिक और आर्थिक जनगणना 2011 के आंकड़े जटिलताओं से भरे हुए थे। कुछ बिंदु सामूहिक रूप से निकल कर आए। सामूहिक वो बात चाहे 50% आरक्षण की बात हो, जातीय जनगणना की बात हो, क्रीमी लेयर की बात हो, जनगणना की बात की गई। अब जो 2011 में जो जनगणना हुई थी, उस जनगणना में ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा उसके बाद सामाजिक और आर्थिक सर्वेक्षण भी कराया गया, जिसमें जाति संबंधी प्रश्न भी पूछे गए थे, लेकिन यह सर्वे ओबीसी के संबंध में नहीं था। सामाजिक और आर्थिक जनगणना जो है ना, 2011 में जो आंकड़े आए, वो आंकड़े बहुत ज्यादा जटिलताओं से भरे थे, लेकिन उन आंकड़ों को आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, जो हमारे समाज के गरीब तबके के लोग हैं, जो हमारे पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, उनके आवास में, उनको उज्ज्वला योजना में, उनको आयुष्मान भारत योजना में, ऐसी सारी योजनाओं के माध्यम से लाभ पहुंचाने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्धता के साथ में आगे बढ़ी। लंबी चर्चा के बाद संविधान 127वें संशोधन विधेयक को 105वें संविधान संशोधन के रूप में संसद की मंजूरी मिल गई। इसके साथ ही सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करने और सूची बनाने का राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का अधिकार बहाल हो गया। साथ ही इस मामले में निर्णय लेने के लिए राज्य सरकारों की एनसीबीसी के साथ अनिवार्य परामर्श की शर्त भी समाप्त हो गई है। वहीं राष्ट्रपति अब सिर्फ केंद्र सरकार के उद्देश्य के लिए ही एसईबीसी की केंद्रीय सूची को अधिसूचित कर सकते हैं। संसद की मंजूरी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे देश के लिए ऐतिहासिक पल बताया। उन्होंने कहा कि इससे वंचित तबकों के लिए सम्मान,
अवसर और न्याय सुनिश्चित करने की सरकार की प्रतिबद्धता जाहिर होती है। ये संविधान संशोधन न सिर्फ राज्यों को ओबीसी की राज्य सूची पर निर्णय लेने के लिए सशक्त करेगा, बल्कि देश के संघीय ढांचे की रक्षा करने में लंबा सफर तय करेगा। ये पूरे देश में ओबीसी आबादी के लिए शिक्षा और नीतियों में दी गई रियायतों को सही तरीके से लागू करने को सुनिश्चित करेगा। साथ ही राज्यों को विशेष रूप से उनकी सामाजिक आर्थिक आवश्यकताओं पर तेजी से कार्रवाई करने के लिए अवसर भी प्रदान करेगा। हमारा ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? अपने सुझाव आप हमें संसद टीवी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भेज सकते हैं। फिलहाल आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अगले एपिसोड में हम आपको दिखाएंगे संसद में हुई ऐसी ही एक और दिलचस्प चर्चा। तो अभी के लिए दीजिए इजाजत और देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।